नमस्कार। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं समुद्री संसाधन भारत में। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम सबको पता है कि जो भारत है वो तीन ओर से क्या है, जल से घिरा हुआ है। ठीक है, इसलिए भारत जो है वो समुद्री संसाधन में धनी है। भारत में जो है समुद्री संसाधन को दो भागों में बांटा गया है। एक है आपका जैविक संसाधन और दूसरा है अजैविक संसाधन। अब जैविक अजैविक क्या होता है? जैविक मतलब क्या होता है? जिसमें जीवन होता है, जिसमें लाइफ होती है, जैसे जो सांस लेते हैं, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव हो गए, वनस्पति, मानव। ठीक है, जिनमें श्वसन तंत्र होता है, उत्सर्जन तंत्र होता है। आप देखेंगे पेड़ पौधे भी जो है सांस लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होगी? जैविक हो गई। और अजैविक क्या होती हैं? जो कि सांस नहीं लेते, जिनमें कोई लाइफ नहीं होती है। जैसे देखेंगे आप पर्वत पर्वत हो गए, नदी हो गई, जल, ताप, ऊर्जा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, खनिज हो गए। ठीक है, कुर्सी, टेबल, ये सब क्या है? सांस नहीं लेते, तो ये क्या है? अजैविक है। ठीक है, लेकिन समुद्र में जैविक और अजैविक संसाधन किस टाइप का प्राप्त होता है हम उसको देखते हैं। तो जैविक संसाधन जो सांस लेते हैं, जैसे कि आप देखेंगे कि हिंद महासागर से प्राप्त होने वाले जैविक संसाधनों में वनस्पति, समुद्री जीव, मछलियाँ और मोती और अन्य चीज़ें इसमें शामिल है। ये सारी चीज़ें क्या है? सांस लेती हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इस वनस्पति में हम देखते हैं कि एक शैवाल है, फाइटोप्लैंक्टन। ठीक है, जिसका हम औषधि में प्रयोग करते हैं। तो ये भी एक जैविक संसाधन हो गया जो कि समुद्र से प्राप्त होता है। ठीक है, उसके अतिरिक्त ओएस्टर, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ओएस्टर, जिसे सीप कहते हैं, सीप भी कहते हैं। ठीक है, इससे क्या होती है? मोती प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होता है इससे? मोती प्राप्त होता है। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये सीप है, ओएस्टर बोलते हैं इसे, इससे मोती प्राप्त होती है। ठीक है, आप देखेंगे कि मन्नार की खाड़ी का जो क्षेत्र है, ठीक है, ये कच्छ की खाड़ी का क्षेत्र, जो सौराष्ट्र वाला जो एरिया है, इसके समुद्री किनारों पर क्या होता है? मोती प्राप्त होती है। ठीक है, क्या होता है? मोती प्राप्त होती है। तो ये आपको तीन जगह याद रखना, कच्छ की खाड़ी, सौराष्ट्र वाला एरिया और आपका मन्नार की खाड़ी, यहाँ से क्या होती है? मोती प्राप्त होती है। और जो मोती की जो कृषि है वो अंडमान निकोबार में विकसित किया गया है। ठीक है, मोती की कृषि को कहाँ पर विकसित किया जा रहा है? अंडमान निकोबार में विकसित किया जा रहा है। और आप देखेंगे समुद्र से ये संसाधन में जो एक शंख भी है। ठीक है, तो शंख भी हमें प्राप्त होता है, जो कि तमिलनाडु व सौराष्ट्र के तटीय भागों में पाया जाता है। कहाँ कहाँ पर? तमिलनाडु और सौराष्ट्र के जो तटीय भाग है यहाँ पर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? शंख पाया जाता है। ठीक है, एक होता है प्रवाल, जिसे कोरल भी कहते हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण जैविक संसाधन है। ठीक है, आप देखेंगे कि अंडमान निकोबार के आसपास मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, इनमें जो है इनका संरक्षण किया जा रहा है। प्रवालों का क्या किया जा रहा है? संरक्षण किया जा रहा है इस क्षेत्र में। ठीक है, उसके बाद अब देखें, आप यहाँ पे प्रवाल को देख सकते हैं किस टाइप के होते हैं। ठीक है, तो इनका संरक्षण किया जा रहा है। अभी जो प्रवाल होते हैं, अगर प्रदूषण के कारण ये जीव जो है मर जाते हैं, तो इनका जो ऊपरी कवच होता है, जो खोल होता है ना, वो बहुत ही हार्ड होता है। ठीक है, क्या होता है? बहुत ही हार्ड होता है उसका जो कवच होता है। इसे क्या कहते हैं? समुद्री जीवाश्म कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? समुद्री जीवाश्म कहते हैं। तो इसमें जो होते हैं ना, चूने की बहुत अधिक मात्रा होती है। क्या होती है? चूने की बहुत अधिक मात्रा होती है, इसलिए इसका उपयोग जो होता है वो सीमेंट उद्योग में किया जाता है। क्या कहता है? सीमेंट उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। आप देखेंगे कि जो गुजरात का जो द्वारका है, गुजरात का जो द्वारका का जो सीमेंट उद्योग है वो इसी पर आधारित है। किस पर आधारित है? समुद्री जीवाश्म पर। मतलब जो समुद्री जो कवच होते हैं, जो जीव जंतु मर जाते हैं तो उनके कवच होते हैं, उसी पर आधारित है। कहाँ का? द्वारका का सीमेंट उद्योग। तो आपको इतनी सारी चीज़ें जो है जैविक संसाधन में आपको याद रखनी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अजैविक संसाधन की। अजैविक संसाधन मीन्स हमने देख लिया जिसमें जान नहीं होती, वो क्या होते हैं? अजैविक संसाधन होते हैं। कुर्सी, टेबल। ठीक है, अब जैसे कुर्सी टेबल हो गया, वर्षा हो गया, ताप हो गया। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं, जल हो गई, गैस, खनिज, प्रकाश हमें जो सूर्य से प्राप्त होता है। ठीक है, झरना, पहाड़, ये सब क्या है? अजैविक संसाधन। तो समुद्र से हमें अजैविक संसाधन किस तरह से प्राप्त होता है, किस तरह से प्राप्त हो सकता है? ठीक है, तो उसको हम देखेंगे। तो समुद्र से हमें अजैविक संसाधन दो तरह से प्राप्त होता है। एक है आपका खनिज संसाधन और दूसरा है ऊर्जा संसाधन। ठीक है, खनिज संसाधन हम देखेंगे कि जो है समुद्र से 3 से 6 किलोमीटर की गहराई में पाया जाता है खनिज संसाधन। ठीक है, यह आपका जो है समुद्र का तल है, उससे 3 से 6 किलोमीटर की गहराई में पाया जाता है क्या? खनिज संसाधन। जैसे यहाँ पे खनिज संसाधन में आप देखेंगे तो कोबाल्ट हो गया, मैग्नीज, तांबा, निकिल और सल्फाइड, लोहा, जिंक। तो इस टाइप के खनिज यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे ऊर्जा संसाधन में हम देखते हैं कि ऊर्जा संसाधन में हमें दो याद रखना है, एक तो परंपरागत ऊर्जा संसाधन और दूसरा है गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। ठीक है, परंपरागत ऊर्जा संसाधन क्या होता है?
परंपरागत मीन्स क्या हो गया, परंपरा कब से चली आती है, सदियों से चली आती है, ठीक है। तो जो जीव मतलब वनस्पति, पेड़ पौधे मतलब है ना, और जीव जंतु जो है ज़मीन के अंदर दब गए हैं, तो उससे हमें प्राप्त होती है परंपरागत ऊर्जा संसाधन, जो कि सदियों से दबे हुए रहते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, पेट्रोल में और प्राकृतिक गैस में बदल जाते हैं, तो उसी से हमें क्या प्राप्त होती है, परंपरागत ऊर्जा संसाधन। तो ये पेट्रोलियम और दूसरा है आपका प्राकृतिक गैस प्राप्त होती है, ठीक है। गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन जो कि सब कभी भी समाप्त नहीं होते हैं, जैसे ज्वारीय, जैसे समुद्र आप देखेंगे तो पृथ्वी के 75% भाग पर क्या है, पानी है, जल है, ठीक है। तो यहाँ जो अपनी समुद्र संसाधन क्या ख़त्म नहीं होने वाला है, ठीक है। हम समुद्र के पानी का कितना भी उपयोग कर ले वो ख़त्म नहीं होगा, वो इतने विशाल रूप में है। तो ये क्या हो गया, गैर परंपरागत, जो कभी समाप्त नहीं होता है। तो उससे हमें प्राप्त होती है ज्वारीय ऊर्जा, तरंगीय ऊर्जा, ओटेक ऊर्जा। इसको हम डिटेल में देख लेते हैं कि भारत में कैसे किस तरह से प्राप्त होता है, ठीक है। तो खनिज संसाधन की हम बात करते हैं। तो हमने देखा था खनिज संसाधन में हमने क्या देखा कि समुद्र से 3-6 किलोमीटर की गहराई पर पाए जाते हैं। हिंद महासागर में जो है आप देखेंगे, हिंद महासागर का जो यहाँ एरिया, यहाँ पे खनिज संसाधन जो है सर्वाधिक पाया जाता है भारत में, ठीक है। जैसे हमने देखा लोहा, निकेल, तांबा, सल्फाइड एस, मैग्नीज एस के यहाँ पर पाए जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि खनिज संसाधन में एक जो है अजैविक संसाधन का एक हिस्सा है ना खनिज संसाधन, उसमें नमक भी बहुत ही महत्वपूर्ण अजैविक संसाधन है, ठीक है। आप देखेंगे कि चाइना और यूएसए के बाद भारत तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है किसका, नमक का, ठीक है। चाइना और यूएसए के बाद भारत जो है तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है नमक का। और भारत के कौन सा राज्य नमक का सर्वाधिक उत्पादन करता है, तो वह है गुजरात प्रथम है, दूसरे नंबर पर है राजस्थान और तीसरा है आपका तमिलनाडु, ठीक है। गुजरात सर्वाधिक उत्पादन करता है नमक का, फिर राजस्थान का और तीसरा है तमिलनाडु का। भारत में जो 80% नमक का उत्पादन जो है वो समुद्री जल से ही किया जाता है, ठीक है। उसके बाद एक आता है सेंधा नमक। तो सेंधा नमक आपको इसलिए याद रखना है कि उसका एक स्पेसिफिक नाम है जहाँ पर भारत में केवल वहीं पर उसका उत्पादन किया जाता है, ठीक है। तो सेंधा नमक का उत्पादन जो है हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला का द्रांग खान है, द्रांग, ठीक है। क्या है, द्रांग खान है, द्रांग, ये ठीक है, क्या है, द्रांग खान। ये जो है प्रसिद्ध है किसके, सेंधा नमक के उत्पादन के। कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में द्रांग खान, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है इसमें। तो खनिज संसाधन आपको इतना ही याद रखना है। अब देखते हैं हम ऊर्जा संसाधन, परंपरागत ऊर्जा और गैर परंपरागत ऊर्जा। तो परंपरागत ऊर्जा किसे कहते हैं हमने अभी देखा था, ठीक है। इसके अंतर्गत आता है आपका पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस आते हैं। तो ये जो है कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये जैसे देखेंगे पेट्रोलियम और समुद्र में, हमको समुद्र के अंदर की बात कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो मान लीजिए ये जो है पहले भारत का इतना पोर्शन जो है और रहा होगा, लेकिन ये जो है समुद्र ने के अंदर ये अब डूब गया है, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या, समुद्र का स्तर बढ़ गया है, तो ये जो पोर्शन है वो समुद्र के अंदर डूब गया है। तो इन्हीं क्षेत्रों में क्या होते हैं, इसे जो है महाद्वीपीय मग्न तट कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, महाद्वीपीय मग्न तट, मतलब समुद्र जल में डूबे महाद्वीपीय किनारों को महाद्वीपीय मग्न तट कहते हैं, ठीक है। तो यहीं पर क्या पाए जाएंगे, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस पाए जाएंगे जब खुदाई करेंगे तो वैसे हम देखें कि अरब सागर का जो बॉम्बे हाई है, अरब सागर का बॉम्बे हाई है, बॉम्बे जो बेसिन क्षेत्र है, यहाँ पर क्या जाता है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस पाया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो खम्बात की खाड़ी है, यहाँ पर अलिया बेट है, खलिया बेट है, ये जो द्वीप है यहाँ पर भी क्या पाया जाता है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस पाया जाता है। तो यहाँ से इसका निष्कासन हो रहा है, कहाँ कहाँ से, एक तो बॉम्बे हाई से हो रहा है, और अलिया बेट खलिया बेट जो द्वीप है वहाँ से क्या हो रहा है, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम का निष्कासन हो रहा है वर्तमान में, ठीक है। लेकिन इसके अतिरिक्त भी कई समुद्र में और भी कई जगह हैं जहाँ पे हमें जो पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं। जैसे हम देखते हैं गुजरात का कच्छ का क्षेत्र, जो गुजरात का कच्छ का क्षेत्र है, समुद्र के अंदर जो भाग है वहाँ पे हमें पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं। इसके अतिरिक्त जो आंध्र प्रदेश का राभा क्षेत्र है, रिलायंस समूह द्वारा विकसित है, ठीक है। यहाँ पर भी हमें क्या है, इसके जो है पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस के संभावित क्षेत्र है। कौन कौन सा कच्छ का क्षेत्र, आंध्र प्रदेश का राभा है, ठीक है। तमिलनाडु का पेरनगुलम तटवर्ती क्षेत्र है, ठीक है। केरल और इधर कर्नाटक का जो है कोंकण तटवर्ती क्षेत्र है। तो इतने सारे क्षेत्र में जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के अपने को संभावित क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पे हमें इसके भंडार का अनुमान है। उसके अतिरिक्त है, आप देखेंगे सिर्फ प्राकृतिक गैस की बात करें तो अंडमान निकोबार के आसपास का जो तटीय क्षेत्र है, तमिलनाडु का जो रामानाथपुरम का जो क्षेत्र है, यहाँ पे भी क्या है, प्राकृतिक
गैस के भंडार मिले हैं। ठीक है, तो ये हो जाते हैं आपके संभावित क्षेत्र। तो आपको इतनी सारी चीज़ें इसमें याद रखनी है। अब हम देखते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा। इसमें ज्वारीय ऊर्जा को किसे देखते हैं हम? सबसे पहले जो है हम देखते हैं इसमें आपका ज्वारीय ऊर्जा। ठीक है, तो ज्वारीय ऊर्जा क्या होता है? जब ज्वार भाटा आता है समुद्र में, ठीक है, ज्वार भाटा आता है तो ज्वार आने के समय क्या होता है, जल का स्तर चढ़ जाता है और जब भाटा आता है जल का स्तर कम हो जाता है, गिर जाता है। तो इसके बीच का जो अंतराल होता है, मतलब जल के स्तर के चढ़ने चढ़ने तथा गिरने से जो होती है ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, इसके जो बीच का जो अंतराल होता है चढ़ने उतरने से ही क्या होती है, ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त होती है। ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या होता है कि जो समुद्र का जो किनारा वाला क्षेत्र होता है, ठीक है, समुद्र का जो किनारे का क्षेत्र होता है यहाँ पर बांध बना दिया जाता है और बांध में जो है टरबाइन लगा होता है। आप देख सकते हैं टरबाइन। ठीक है, बांध में क्या होता है, टरबाइन लगा होता है। तो टरबाइन जो होता है उस ज्वारीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, ज्वारीय ऊर्जा क्या हो जाएगी, आंतरिक ऊर्जा हो रही, क्योंकि देखेंगे कि हम समुद्र की लहरें पहले चढ़ रही है, ज्वार आ रहा है, भाटा आ रहा है, तो वो नीचे जा रही है। तो इस तरह से इसमें यांत्रिक ऊर्जा है, इसका कार्य है चढ़ना उतरना। ठीक है, तो यांत्रिक ऊर्जा, तो इस यांत्रिक ऊर्जा को टरबाइन जो होता है वो विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। टरबाइन जो होता है विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो इससे क्या होता है, हमें ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, ज्वारीय ऊर्जा नाम से समझ में आ रहा है कि ज्वार भाटा आता है तब ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, देखेंगे कि जो कच्छ खाड़ी का क्षेत्र है, खंबात की खाड़ी का क्षेत्र है और सुंदरवन का जो क्षेत्र है वो ज्वारीय ऊर्जा के लिए उपयुक्त है। ठीक है, इसके अतिरिक्त होती है तरंगी ऊर्जा, जो कि हम समुद्र से प्राप्त कर सकते हैं। तो तरंगी ऊर्जा क्या होती है कि समुद्री लहरों से, समुद्र में लहरें कैसे आती हैं, ठीक है, जैसे समुद्र अभी मान लो शांत चल रहा है, जब इसमें हवाएं चलने लगेगी बहुत ज़्यादा एकदम स्पीड से, जब हवाएं आएंगी तो इसमें लहरें उत्पन्न होने लगती हैं। ठीक है, अभी समुद्र शांत था, इसमें हवाएं चली तो इसमें क्या होगी, ऐसी लहरें उत्पन्न होने लग गई। ठीक है, जब लहरें उत्पन्न होती है तो क्या होता है, वहाँ पर भी क्या होता है, टरबाइन हम लगा देते हैं और जब टरबाइन लगाते हैं तो वो क्या होता है, फिर ये जो यांत्रिक ऊर्जा होती है उसको विद्युत ऊर्जा बदल देता है। लहरें भी देखो ऐसे ऊपर नीचे हो रही, हवाएं चल रही हैं, तो ठीक है, तो इस तरह से ऊपर नीचे कार्य कर रही है, ऊपर नीचे हो रही है। तो इस तरह से यांत्रिक ऊर्जा को क्या होता है, जो टरबाइन होता है वो विद्युत ऊर्जा परिवर्तित करते हैं, जिससे हमें विद्युत ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, हम तरंगी ऊर्जा कहते हैं, क्योंकि तरंग से हमें प्राप्त हो रही है। लहर मीन्स क्या होगी, तरंग हो गई। ठीक है, वैसे ही एक ऊर्जा होती है, पहले हम तरंग ऊर्जा को हम देख लेते हैं। ठीक है, कि भारत में जो है समुद्री तरंगों से विद्युत बनाने वाला देश का पहला जो संयंत्र है वो तिरुवनंतपुरम, केरल के विजिंगम तट पर लगाया गया। ठीक है, कहाँ पर, केरल के तिरुवनंतपुरम में देश का पहला जो है समुद्री लहरों से विद्युत बनाने वाला संयंत्र स्थापित किया गया है। ठीक है, विजिंगम तट पर। इसके अतिरिक्त जो है केरल के थनगेसरी में और अंडमान में जो निकोबार है वहाँ के मूस पॉइंट में नए संयंत्र लगाए जा रहे हैं। ठीक है, केरल में और उसके अतिरिक्त अंडमान निकोबार में भी और संयंत्र लगाया जा रहा है, तरंगी ऊर्जा का संयंत्र। ठीक है, आपको याद रखना है। उसके बाद है नेक्स्ट है ओटेक ऊर्जा। क्या है नेक्स्ट है, ओटेक ऊर्जा। ये जो ओटेक ऊर्जा है ये क्या होती है कि प्रकृति को नुकसान किए बिना विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है ओटेक ऊर्जा से। इससे प्रकृति को कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन ये जो पावर प्लांट होता है वो बहुत ही कॉस्टली होता है। क्या होता है, बहुत ही कॉस्टली होता है ये पावर प्लांट। ठीक है, अब देखते हैं कि ये कैसे ओटेक ऊर्जा होती क्या है। आप देखेंगे कि ये आपका सूर्य है, ये आपका समुद्र तल है। ठीक है, जब सूर्य का प्रकाश आएगा तो समुद्र तल का जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा होगा, है ना, जो समुद्र तल में जो पानी होगा इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा और जैसे जैसे हम गहराई में जाते जाएंगे तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, कम होता जाएगा। ठीक है, मतलब ऊपर बहुत गर्म और नीचे ठंडा। तो ये जो डिफरेंस होता है, ऊपर बहुत गर्म है और नीचे जाते जाएंगे तो नीचे ठंडा होते जाएगा, तो इस डिफरेंस के बीच में ही क्या होता है, ये ऊर्जा प्राप्त की जाती है। इसे ही ओटेक ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, इसके लिए लेकिन हमें कम गहराई का समुद्र तट चाहिए होता है। जैसे आप देखेंगे तमिलनाडु का जो ये जो यहाँ पे जैसे तूतीकोरिन, और देखा था कि तूतीकोरिन जो बंदरगाह सबसे कम गहराई का बंदरगाह, मतलब यहाँ की गहराई बहुत कम है, यहीं पर राम सेतु भी है। ठीक है, तो ये जो गहराई यहाँ की क्या है, बहुत ही कम है। तो उसके लिए इस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए क्या होता है, कम गहराई का समुद्र तट चाहिए होगा, तभी तो हम वहाँ पे संयंत्र स्थापित करेंगे ना। अगर समुद्र तट की गहराई बहुत है तो सोचिए हमें कितना गहरा संयंत्र लगाना पड़ेगा। अगर गहराई कम है तो ऊपर का टेम्परेचर तो ज़्यादा है क्योंकि सूर्य की रोशनी डायरेक्ट पर, नीचे का कम है तो हमें कम, ठीक है, और गहराई भी कम है तो हम यहाँ पे संयंत्र स्थापित कर सकते, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इसके लिए कम गहराई की जो है समुद्र तट की आवश्यकता होती है, लेकिन ये जो पावर प्लांट होता है बहुत ही कॉस्टली होता है। ठीक है, आप देखेंगे कि विश्व में पहली बार
तमिलनाडु में जो है 100 मेगावाट की ओटेक ऊर्जा इकाई स्थापित की जा रही है। ठीक है, तूतीकोरिन के पास में ही है ना। विश्व में पहली बार तमिलनाडु में 100 मेगावाट की ओटेक ऊर्जा इकाई स्थापित की जा रही है। तो आपको इसमें ये याद रखना है। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो और आपको जो है भारत में जो समुद्री संसाधन पूरी तरह से समझ में आया हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।